नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम सेकंड EAFM पेपर 2 जो अपना इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है, उसमें अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो होता क्या है और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेन आइटम्स कौन कौन से आते हैं वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जो आपकी कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन में असंतुलन या असाम्य की स्थिति क्यों आती है या उसके क्या कारण होते हैं वो इसमें अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 60% पॉइंट्स हैं वो मैंने लिए हैं, बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। अब आपका डिसइक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है, जैसे स्ट्रक्चरल हो गया, साइक्लिकल हो गया, उनके भी ऑलमोस्ट पॉइंट हैं वो आपके इसी में कवर हो रहे हैं। तो मैं दोनों को डिफरेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को मिक्स करके आपकी कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसी में डिस्कस करूँगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कंपल्शन ऑफ इंपोर्ट फॉर डेवलपमेंट वर्क, विकास कार्यों के लिए जो अपने को आयात करने पड़ते हैं उसका एक टाइप से अपने लिए कंपल्शन बन जाता है। ख़ास तौर से जो आपके अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, उसके लिए कैपिटल गुड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और जनरली आपके अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे इस चीज़ के लिए डिपेंड करते हैं, उन पे निर्भर करते हैं। तो डेवलपिंग वर्क है या डेवलपमेंटल वर्क है उसके लिए ऐसी कंट्रीज़ को इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब इंपोर्ट आपका इंक्रीज होता है उस केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डिसइक्विलिब्रियम या असाम्यता की स्थिति आने के चांसेस हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ते जाते हैं। फिर सेकंड जो आता है वो है स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स, निर्यातों में जो वृद्धि होती है उसके वृद्धि की जो दर है वो कम होती है। रीजन बीइंग, सबसे पहले तो आपके पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि आप अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो संसाधन अपने पास उपलब्ध होते हैं उनको आप एप्रोप्रिएटली या फुल्ली यूटिलाइज कर सकें। अब उसके लिए आपको पहले तो डिपेंड होना पड़ता है डेवलप्ड कंट्रीज़ पे जहाँ से आप कैपिटल गुड्स है उनका इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट आपके यहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट आता है, कल्चरल चेंजेस आते हैं, आपके इंपोर्ट हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। सिमिलरली आपका वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और आपके पास में स्किल्ड लेबर और टेक्नीशियन है, इन सब की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उस केस में आप अपने एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज नहीं कर पाते हैं और उसी वजह से आपके एक्सपोर्ट की स्लो ग्रोथ रहती है और इंपोर्ट आपके कंटिन्यूअस बेसिस पे इंक्रीज होते जाते हैं। इनकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम एक सर्टेन टाइम के बाद में आने लग जाता है। फिर थर्ड पॉइंट जो आता है वो वीक ट्रेडिंग टर्म्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जो विकासशील या अविकसित देश हैं उनकी विक्रय शर्तें कमज़ोर होती हैं। इसका सिंपल सा रीज़न होता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके सामने नहीं टिक पाते हैं। अब वहाँ पे सपोज उन्होंने प्रोटेक्शन पॉलिसी अप्लाई कर दी है, संरक्षणवाद की नीति अपना ली है, तो आप वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, खास तौर से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बना हुआ है, उसमें मैक्सिमम वोटिंग राइट्स हैं वो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक USA हो गया, इन सब के आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें भी सबसे बड़ा रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का होता है। रीजन बीइंग इनके कोटा के अकॉर्डिंग इनके वोटिंग राइट्स होते हैं। तो जब आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड या विक्रय की शर्तों की बात आती है तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने फेवर में इन टर्म्स ऑफ ट्रेड को रखवाती हैं और जो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अगेंस्ट में जाने लग जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हैवी बर्डन ऑफ इंटरेस्ट एंड डेब्ट पेमेंट। यहाँ पे जो इंटरेस्ट और डेब्ट पेमेंट की बात हो रही है वो आपकी एक्सटर्नल बोरोविंग से है, यानी विदेशों से जो आपने ऋण लिया है वो किसी कंट्री से हो सकता है या फिर इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया जिसे IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ऐसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक है और सिमिलरली आपके वर्ल्ड बैंक की जो IDA और IFC ऑर्गेनाइजेशन है, मीगा हो गया, उन सब से आपके लोन्स होते हैं।
अब ये लोन्स आपके इंक्रीज होते जाते हैं, उनका पेमेंट आपको या तो लिमिटेड करेंसीज होती हैं, खास तौर से उसमें अमेरिकन डॉलर हो गया, उसमें आपको करना पड़ता है या गोल्ड में करना पड़ता है। अब उस पर्पज से आपको फॉरेन करेंसीज है वो परचेज करनी पड़ती है। अगेन आपका जितना रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं कई बार तो उससे ज़्यादा आपके डेब्ट हो जाते हैं, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट हो जाता है। अब उनका बार बार आप पेमेंट करते रहेंगे तो सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है वो आने लग जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है प्रोटेक्शन एंड इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों में संरक्षणवाद तथा आयात नियंत्रण की नीतियाँ, ये सामान्यतः देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे वो कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसको काम में लेते हैं, या फिर वो अपने इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। अब उन सारी सिचुएशंस में जो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। और अगर बाय द वे कोई डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन या प्रोटेक्शन पॉलिसी अप्लाई करता है तो उस पर इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं लाइक WTO हो गया, उनका प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। तो सामान्यतः जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी प्रोटेक्शन पॉलिसी या फिर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी अप्लाई होती है तो वहाँ पे अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को लॉस होता है। अगेन उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका इम्बैलेंस होने लग जाता है या उसमें डिसइक्विलिब्रियम आने लग जाता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो डेडली क्राइसिस ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति है उसका भयंकर संकट। अब मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन होता है उस केस में आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज होने लग जाती है और एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद में गवर्नमेंट को लगता है कि जनरल पब्लिक है वो इन प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो उन गवर्नमेंट के पास में एक ऑप्शन होता है वो इंपोर्ट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी फॉरेन कंट्रीज से उन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं फिर जनरल पब्लिक में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। अगेन आपका इंपोर्ट है वो इंक्रीज होता है तो सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है वो आने लग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन डे बाय डे या पर एनम बेसिस पे ज़्यादा इंक्रीज होती है तो जनरल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। अब मान लीजिए कोई कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है इवन इन फूड ग्रेन्स, जो आपकी खाद्यान्न की आवश्यकता होती है उसमें भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो उसको डेफिनेटली अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है, बेसिक रिक्वायरमेंट के और कई गुड्स आते हैं लाइक आपके टेक्सटाइल का मान लो या फिर दूसरे मेडिसिन हो गई, अदर जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपरली सप्लाई करनी पड़ेगी। अब डोमेस्टिकली अगर आप इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और जैसे ही इंपोर्ट इंक्रीज होने लग जाता है एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा जाएगा, उस सिचुएशन में अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन या असाम्यता की स्थिति है वो आने लग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन वॉर प्रोटेक्शन, युद्ध सुरक्षा की तैयारी में जो व्यय या खर्चे होते हैं। अब मैं इंडिया का ही एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहें तो बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है, एक साइड आपके पाकिस्तान है, डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ में आपके बेटर रिलेशन कभी नहीं रहे हैं, वॉर कंडीशन है वो बार बार, चाहे वो 65, 71 फिर 99 और प्रेजेंट सिचुएशन की भी अपन बात करें तो कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर पे टेंशन है या क्लैशेज हैं वो देखने को मिलते हैं। सिमिलरली चाइना है उसके साथ में भी इंडिया के रिलेशन कुछ आपके ज़्यादा बेटर नहीं माने जा सकते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में इंडिया को हर बार अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स हैं वो करने पड़ते हैं, चाहे वो आपके आर्म्स एंड एम्युनिशन के हों या दूसरी वेपनरी है वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। जब आपके सिक्योरिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनको आप इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली अगेन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम में जाने लग जाता है, वहाँ पे असाम्यता की स्थिति है वो आने लग जाती है। फिर उसके बाद में एक आता है आपका हाई कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी होती है उसकी ऑब्वियस सी बात है हाई कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी।
जैसे छोटे से एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इंडिया में लोकसभा है वो दो, एक लोकसभा एक राज्यसभा, यानी आपकी पार्लियामेंट है वो हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट दो पार्ट में डिवाइड करी हुई है। अब एक में 545 आपके एमपी होते हैं और ऐसे ही दूसरी आपके राज्यसभा हो गया। फिर आपके डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के एमएलएज वहाँ के मिनिस्टर्स हो गए। फिर आप लोकल बॉडीज़ में आते हो जिसमें जैसे नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पालिका हो गई, फिर पंचायती राज आता है। इन सब के जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट लग्जरीज होती है, उन पे डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स आपको करने पड़ते हैं। फिर जैसे इंडिया की अपन बात करें तो बार बार आपके पंचायती राज से लेकर के एमपी तक के आपके इलेक्शन है वो होते रहते हैं। अब इलेक्शन हो गए तो अगेन आपके एक्सपेंडिचर वहाँ पे होने लग जाते हैं, जितने लोग उसकी ड्यूटी में इंगेज होते हैं। फिर दूसरा एक रीज़न ये होता है कि जब भी कभी आपके इंडिया की तरफ से कोई फॉरेन डेलीगेशन जाता है, उसमें डिफरेंट पीपल्स होते हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं। बड़े बड़े डेलीगेशंस हैं वो आपके भेजे जाते हैं। कई बार प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है, कई बार प्रेसिडेंट की होती है, कई बार डिफेंस मिनिस्टर की होती है, कई बार एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करने वाले पर्सन की होती है, कई बार आपका जो कॉमर्स या ट्रेड मिनिस्टर होता है उसकी विजिट्स होती हैं। तो इन सब पे इतने सारे एक्सपेंडिचर होते हैं कि आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, अगेन आपको परचेज करनी पड़ेगी। वो चीज़ भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम लाना स्टार्ट कर देती है, यानी असाम्यता की स्थिति है उसको बनाना स्टार्ट कर देता है। और जो लास्ट पॉइंट आज के इस वीडियो के लिए है वो इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। सामाजिक जो सेवाएं होती हैं उस पर बढ़ते हुए व्यय या खर्चे। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, फिर आपके मेडिकल की कितनी सारी फ्री सर्विसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर आपके डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं वो आपके यहाँ पे एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर उसके बाद में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी के लिए जाते हैं। अब वो फॉरेन कंट्री में जाएंगे, अगेन आपको वहाँ पे फॉरेन करेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो सिचुएशन अगेन आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डिसइक्विलिब्रियम को क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, यानी भुगतान संतुलन है उसमें असाम्यता की स्थिति आने लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में टोटल 10 पॉइंट अपन ने देखे हैं। एक तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं, एक स्लो ग्रोथ है एक्सपोर्ट की वो आती है, एक आपके वीक टर्म्स ऑफ ट्रेड या सेलिंग जो कंडीशन होती है वो वीक रहती हैं जो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज होती है। फिर उसके बाद में हैवी बर्डन होता है इंटरेस्ट और डेब्ट के पेमेंट का। एक आपका प्रोटेक्शन एंड इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश होते हैं वो इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। एक आपके इन्फ्लेशन का क्राइसिस रहता है, एक पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, वॉर प्रोटेक्शन है उसमें आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, डेमोक्रेसी की हाई कॉस्ट और सोशल सर्विसेज पे डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं वो किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में ये 10 पॉइंट हैं, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।